नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान नेपाल से जुड़ रहे हैं राजेंद्र महतो साहब, जो कि नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम हैं और इसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा राजेंद्र महतो जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके देश में ये जो कुछ भी हो रहा है ये देखकर हम भारत के लोग हैं और हम बचपन से यही बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है ये जो आपके देश में हो रहा है। मैं आपसे मोटे तौर पर यह समझना चाहता हूं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो आप मानते हैं, क्या मानते हैं? किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? कौन गुनहगार है? जी, सबसे बड़ी वजह यह है यहाँ का शासन, यहाँ का सरकार। और अभी की सरकार तो ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र में ऐसा होता ही नहीं है। फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी मिलकर के सरकार बनाई है नेपाल में। तो ऐसा तो देश में संकट आ जाए, विशेष परिस्थिति आवे तो ऐसी सरकार बनती है। फिर भी नेपाल में इस प्रकार की सरकार बनी है। सबसे बड़ी पार्टी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मिलकर सरकार क्यों बनी है? इसलिए बनी है कि जनता काफी असंतुष्ट है। किसी सेक्टर के लोग संतुष्ट नहीं है। यहाँ का कुशासन जो है, यहाँ हर सेक्टर के लोग असंतुष्ट है। यहाँ करप्शन आसमान छू रही है, बरहम लूट चल रहा है और इसको छिपाने के लिए ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टी मिलकर के सरकार बनाई है। तो इसका अब युवाओं ने इसका, ये पॉलिटिकल पार्टी तो अपने जगह पर जितना सका उतना तो इसका विरोध तो कर ही रहा है। अब इधर आकर के ये सामाजिक संजाल जो था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस सामाजिक संजाल का प्रयोग करके अपनी असंतुष्टि लोग व्यक्त कर रहे थे। सरकार का कुशासन के प्रति अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी वितृष्णा इस सरकार के विरोध में अपनी बात को कह रहे थे। लेकिन ये सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसी लोकतांत्रिक सरकार है कि लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है और उसने प्रतिबंध लगा दिया। लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के विपरीत आपको जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सोशल मीडिया के मार्फत नेपाल की जनता कर रही थी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसको ढाक छोप, उसको छिपाना है इसको। तो सोशल मीडिया को बंद कर देने के बाद आम जनता का तो कोई माध्यम रह नहीं जाएगा। तो चलो इस पर प्रतिबंध लगा दो, कोई ना कोई बहाने पर, नाम पर, रेगुलेशन के नाम पर हो या विभिन्न नाम पर उस पर प्रतिबंध लगा। तो आज तक जो नहीं हुआ, ये अचानक विदाउट कोई विकल्प दिए हुए, कोई विदाउट अल्टरनेटिव, इस प्रकार से एक ही बार 26 सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंध, इसका कुनियत है। ये शासन नहीं, सुशासन नहीं, कुनियत, कुशासन का ये प्रतीक है। ये लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप दो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तो क्या कि वहां करप्शन से लोग इतने नाराज हो गए थे कि वो अपनी व्यथा सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, और करप्शन सरकार का, और उसी सोशल मीडिया को लोग टूल बना रहे थे सरकार के खिलाफ अपने विरोध का इजहार करने के लिए। लेकिन सरकार ने इसी वजह से उसको बंद कर दिया। आप यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां तो पीपुल सोशल मीडिया का भरपूर सदुपयोग कर रही थी, जो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये नंगा किया जा रहा था। ये दोनों हाथ से देश को जो लूट रहा है, जितना बड़ा बड़ा कांड नेपाल में हुआ है, करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार का जो भी केस हुआ है बराबर, ये सारा केस ये दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और यूएमएल, इनके सारे नेता उसमें इन्वॉल्व है। और नेता, ये बड़ी पार्टियों के नेता जो इन्वॉल्व है, इसको तो छिपाना है, बचाना है। तो इसके लिए मजबूत सरकार बनाया। ये पार्लियामेंट में दोनों पार्टी मिल करके तो फिर अब कोई अल्टरनेट नहीं रहा ना पार्लियामेंट में भी। तो इस हिसाब से, इस कुनियत से ऐसी सरकार का निर्माण हुआ है जो न जनता को अधिकार दे रही है, न पहचान दे रही है, न सुशासन है, न समृद्धि है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सर, हम जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें लोग जब अर्थी निकाल रहे हैं केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी की, तो उसमें लिखा हुआ है अमेरिका का दलाल,
देखिए यहाँ साफ साफ हाँ, इस तरह की बातें लिखी जा रही है नेपाल में। तो ऐसा लोग क्यों इतना ज्यादा खफा क्यों हैं? अमेरिका से लिंक कर रहे हैं ओली को। जी जी, अब ऐसा है कि जब नेपाल और नेपाली जनता के हित में काम यदि सरकार न करे तो इस प्रकार के आरोप तो लगेंगे ना। गतिविधि ऐसे करेंगे तो आरोप तो लगेंगे ना। तो ऐसा गतिविधि करते आया है, कभी कोई कार्ड दिखाना, कभी कभी कोई कार्ड दिखाना, कभी किसी का, ये तो होते आया है, ये तो करता है। इसलिए पीपुल कोई ना कोई आरोप तो स्वाभाविक है लगाएगी ना। अच्छा, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभी हाल ही में इन्होंने लिपुलेख के बारे में एक विवादित स्टेटमेंट दिया था, केपी शर्मा ओली ने। उससे पहले करप्शन के मामले में ये चारों तरफ बहुत गंदे तरीके से घिर गए थे। ये दोनों पार्टियां घिर गई थी, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, जो आप कह रहे हैं नेपाली कांग्रेस और दूसरा आपने जो भी नाम बताया, यूएमएल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये दोनों पार्टियां घिर गई थी। उसके बाद जब इस चीज को दबाने की कोशिश, मतलब जब विरोध होने लगा, तो दबाने के लिए लिपुलेख का मुद्दा छोड़ दिया गया। करप्शन के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लिपुलेख का मुद्दा छोड़ा गया। लेकिन फिर भी जब लोग करप्शन के मुद्दे पर लिख रहे थे तो सरकार परेशान हो गई। क्या यह सच है कि लिपुलेख का मुद्दा बहुत सोची समझी साजिश थी? ऐसा है कि नेपाल में एक कम्युनिस्ट, खासकर कम्युनिस्ट जो पार्टियां हैं, इसका ये नेपाली जनता को गुमराह करते आई है। ये क्या गुमराह किया है कि भारत का विरोध करना ही राष्ट्रवाद है। ये लिपुलेख, काला पानी और लिम्पु अधूरा का जो सवाल है, ये तो नेपाल के नक्शा में था ही आज से 62 वर्ष पहले। तो नेपाल अपने नक्शे से अपने जमीन को कैसे हटा दिया? मैं पार्लियामेंट में कहा था, किसने देश को बेच दिया? तूने कैसे अपने नक्शा से अपने जमीन को, अपनी भूभाग को हटाया? तो ये तो खोखला राष्ट्रवाद का एक स्लोगन देते रहता है। और अभी लिपुलेख, आपने ठीक कहा, जब जब इस पर संकट आता है तो कोई ना कोई भारत के विरोध में कोई ना कोई हथकंडा अपनाता है। उस समय भी आया था, अभी भी लिपुलेख की बात आपने कहा, अभी भी लिपुलेख की बात तो ये बूस्टर डोज जो मिलता रहता है केपी शर्मा ओली को भारत विरोध के लिए, कहां से मिलता है? मेरा कहना है कि सीमा संबंधी किसी प्रकार का विवाद पड़ोसी से होता है तो उसको मिल बैठ करके उसको सलटना है ना, उसको डिप्लोमेटिक, उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में सलटना है ना, उसको सड़क का विषय तो नहीं बनाना है ना। तो ये केपी ओली शुरू से ऐसा करते आया है। तो अभी भी अपने जो कहा ना, अपनी जो कुकर्म है, अपनी जो गलतियां है, अपना जो अपराध है, उसको छिपाने के लिए कभी कोई इशू उठाना, कभी कोई इशू उठाना और पीपुल का ध्यान दूसरे तरफ बांटने का काम करना, ये धंधा होते आया है, अभी भी हो रहा है। लेकिन पीपुल तो समझ रही है ना। तो अब यही इसी का परिणाम है। अभी जो युवा जो सड़क पर आ गया, शांतिपूर्ण मूवमेंट के तहत युवा आया, जिस पर अंधाधुंध गोली चली है और दर्जनों नौजवानों को हत्या किया है, ऐसा अपराध किया है, सैकड़ों हजारों लोग घायल है हॉस्पिटल में। इस प्रकार से दमन, निरंकुशता, लोकतंत्र का धज्जी उड़ा है। दुनिया में ऐसा लोकतंत्र में होता ही नहीं है। तो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के ऊपर जितना ज्यादा प्रहार किया जा सके वो प्रहार ये कर रहा है। तो ये जो केपी शर्मा ओली को भारत विरोधी जो बूस्टर डोज मिलता है वो कौन दे रहा है, कौन कह रहा है? क्या ये केपी शर्मा ओली के अपने दिमाग की उपज है या कोई इंटरनेशनल मतलब कनेक्शन है इसके पीछे? मैं इंटरनेशनल कनेक्शन के तरफ मुझको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। उस पार्टी का चरित्र ऐसा, उनका चरित्र ऐसा है कि अपने गलती को छिपाने के लिए, अपने को खोखला राष्ट्रवादी दिखाने के लिए जनता का ध्यान बार बार आकृष्ट किया। आज से 10 वर्ष पहले देश में जब संविधान जारी हो रहा था तो उस समय इस देश की जनता कह रही थी कि संविधान हमारे लिए भी बनाओ। इस देश के, हम जो मदेश में हैं, इस देश के मदेशी कह रहा था कि हमारे लिए भी संविधान बने, समझौता के आधार पर बनाओ। यहाँ के आदिवासी जनजाति कह रहा था, सारे के सारे सड़क पर थे और कह रहे थे हमारे लिए भी संविधान बनना चाहिए। लेकिन उस समय भी गोली चला करके, हत्या करके संविधान जारी किया और खोखला राष्ट्रवाद का नारा सामने लाया
और जो हम लोग सीमा पर बैठे थे, नाका जाम करके बैठे थे, वो भारत का नाकाबंदी करके आरोप लगाया, दुनिया का ध्यान उधर आकृष्ट किया था। तो ये करते रहता है, ऐसा खेल तमाशा एक केपी ओली करते रहता है। मतलब इसका आप लोग चरित्र ही भारत ऐसा के है। विरोध में नहीं थे, लेकिन केपी शर्मा ओली ने दिखाया कि नेपाल में भारत का विरोध हो रहा है। बिल्कुल, नेपाल में ऐसा नेपाली जनता की ओर से नहीं है। हाँ। नेपाली जनता को गुमराह करने का काम किया, खास करके कम्युनिस्ट पार्टियां जो होती है, यूएमएल हो या माओवादी हो, ये लोग जनता को गुमराह करती है। भारत विरोधी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे करके वो दिखाने का प्रयास कर, जनता को गुमराह करती है। तो मुझे तो सर एक बात बताइए, एक, एक बात बताइए कि ऐसा जो राष्ट्रवाद का चूरन बेचते हैं केपी शर्मा ओली साहब, वो किसको खुश करते हैं? क्या इससे नेपाल की पब्लिक के सेंटिमेंट पर कोई असर पड़ रहा है? आपको दिखा है ऐसा? नेपाल की जनता तो उससे पीड़ित है। आखिर ऐसे राष्ट्रवाद तो जनता को काम तो देता नहीं, पेट तो भरता नहीं है। ऐसे राष्ट्रवाद तो देश और जनता के लिए नुकसानदेह होता है, इससे देश की समृद्धि रुकती है। तो ऐसा राष्ट्रवाद तो ये देश के हित में नहीं है ना। तो अब किसको खुश करने के लिए करते हैं? मुझको लगता है किसी को खुश करने के बजाय अपने शासन को, अपने कुकर्म को ढकने के लिए और जनता का दिमाग दूसरे तरफ, ध्यान दूसरे तरफ डाइवर्ट करवाने के लिए ऐसा काम करता है। बाकी अब किसके इशारे पर क्या है उसके भीतर हम न जाएं। हम इसको डोमेस्टिकली आंतरिक रूप से ही देखते हैं, इसका नियत ठीक नहीं है। नहीं, अभी हमने देखा कि वहां पर संस्कृत भाषा को लेकर भी बड़ा विरोध हुआ। ओली सरकार ने जो फैसला लिया उसको लोगों ने बड़ा विरोध किया उसका। ऐसा है कि ये जो धरती है सभ्यता, ये जो पूर्वीय सभ्यता की धरती है, सनातन सभ्यता की धरती है। और ये केपी ओली साहब ત્યાં होली वाइन सभ्यता लाने का प्रधानमंत्री बन करके ऐसी सभ्यता लाने का दुस्साहस किया। तो ऐसे कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का जन्म ही पश्चिमी सभ्यता से हुआ है, जो हमारे सभ्यता से मिलता नहीं। तो ज्ञान सत्ता ही गलत है वास्तव में पूछिएगा तो ज्ञान सत्ता यहाँ उसका प्रयोग होता है यहाँ, और सभ्यता के ऊपर आक्रमण होता है यहाँ। तो ये आपने ठीक कहा, वो संस्कृत भाषा भी कहीं ना कहीं यहाँ तो संस्कृत भाषा को एक करके वो कहीं ना कहीं सभ्यता के ऊपर ही तो आक्रमण है, संस्कृति के ऊपर ही तो आक्रमण है। तो यहाँ देश जो है नेपाल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि नेपाल सभी यूनिफाइड होते वक्त सभी यहाँ के नेशनलिटी, सभी पहचान इकट्ठा होने के बाद नेपाल बना था। 70 वर्ष पहले नेपाल का निर्माण हुआ था, जिसमें मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, सारे नेशनलिटी, सारे कम्युनिटी, सारे जात जातियां मिलकर के नेपाल बना। लेकिन नेपाल का शासन, उसका चरित्र ऐसा रहा कि वो एकल चला है। वो विविधता है, बहुलता है, बहुल राष्ट्रीय राज्य की जो मान्यता है, उसके विपरीत नेपाल का शासन चल रहा है। नेपाल में एकल राष्ट्रीय राज्य चल रहा है। यहाँ सभी की भाषा, सभी की संस्कृति, सभी की वेशभूषा, सभी का अधिकार, सभी का पहचान, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। नेपाल में 7 संविधान बना साहब, आपके यहाँ 70 वर्ष में 1 संविधान बना, हमारे यहाँ 70 वर्ष में 7 संविधान बना। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पहले भी विधान बदला गया है वहां पर आधी रात को। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो नियम कानून बदलते रहते हैं। मैं संविधान मूल कानून की बात कर रहा हूँ, मूल दस्तावेज की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। तो इस देश में 7 संविधान बनता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। क्योंकि वो संविधान सभी जनता के लिए बनता नहीं है, तो नियत ही ठीक नहीं है। एकल चिंतन सोच के आधार पर यहाँ काम हो रहा है। ये जबकि देश विविधता से भरा देश है, हिमाल, पहाड़, तराई, मधेश से भरा देश। यहाँ सारे के सारे राष्ट्रीयता, पहचान सभी मिल करके नेपाल बना है। तो फिर नेपाल का शासन और संविधान सभी के लिए बनना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो पीपुल का जैसन है, एक कारण वो भी है। अधिकार पहचान की भी लड़ाई देश में चल रही है। नेपाल सभी नेपालियों के लिए बने, ऐसी नेपाली जनता की चाहना है, लेकिन इस हिसाब से काम नहीं कर रहा। इसलिए हमारी पार्टी, राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल, इसके लिए संघर्ष कर रही है, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की बात कर रही है। तो ये युवा पीढ़ी जो है, अभी जो करप्शन, सोशल मीडिया, लगायत कुशासन, ये सारी बातों को लेकर तो सड़क पर आई है। फ्रस्ट्रेशन है ना।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र महतो साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही चाहते हैं कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो जल्द से जल्द शांत हो जाए, लेकिन अब ये भी खबर आई है कि उन्होंने बैन वापस ले लिया है। इतना जो विरोध प्रदर्शन हुआ और जैसा आप बता रहे हैं कि दर्जनों लोगों को घायल कर दिया गया है, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद वापस लिया है इन्होंने। कारण एक ही नहीं है, कारण विविध है, बहुत कारण है। फ्रस्ट्रेशन का पूरे नेपाल की जनता फ्रस्ट्रेशन में है। पूरे जनता निराश है इस देश में, शासन कुशासन से, करप्शन से। जनता को अधिकार और पहचान जो नहीं मिला उसके कारण, उसी का प्रतीक है ये अभी युवाओं का जो प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं उसी का प्रतीक है। और इस समय पर ही इसकी बुद्धि आई होती, नियत ठीक होता, तो इतने लोगों का जनधन की क्षति नहीं होती, इतने लोग शहादत नहीं ये करते। अब ये गृह मंत्री राजीनामा दिया, अभी फिर सोशल मीडिया खोला, तो ये तो क्या कहा जाए, ये अपराध करता है, फिर अपराध को छिपाने के लिए, दबाने के लिए फिर ये नौटंकी कर रहा है। तो ये क्षमा योग्य नहीं है, इसको तो भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र महतो साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपकी जो भी राय हो, नेपाल में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे कौन और केपी शर्मा ओली की जो नीतियां हैं वो कैसे नेपाल को बर्बाद कर रही हैं, ये हमें बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।